नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं अनकट। पिछले कुछ दिनों से आप टेलीविजन चैनल खोलें या फिर अखबार पढ़ें तो उसमें जम्मू कश्मीर का मुद्दा छाया हुआ है। हर कोई कह रहा है जम्मू कश्मीर में कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। लेकिन बड़ा क्या होने वाला है, ये कोई रहस्य नहीं बच गया। बड़ा ये होने वाला है कि भारत सरकार वहां पर विधानसभा के चुनाव जल्द से जल्द कराना चाहती है। जनप्रतिनिधियों के हाथ में सत्ता देना चाहती है और राष्ट्रपति शासन को जल्द से जल्द खत्म करना चाहती है। अब आप कहेंगे कि जब भारत सरकार ये करना चाहती है तो इसमें विपक्षी दलों की बैठक बुलाने की क्या जरूरत है? आप राष्ट्रपति शासन हटा दीजिए, चुनाव आयोग के पास मामला चला जाएगा। आखिर विधानसभा चुनाव तो चुनाव आयोग कराता है, भारत सरकार तो कराती नहीं है, चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। आप सही कह रहे हैं, लेकिन भारत सरकार की भूमिका इसमें महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जम्मू कश्मीर को भारत सरकार ने 2 साल पहले राज्य के दर्जे से हटाकर यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया था और तब 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को भी हटाया था। तो कुल मिलाकर अब जो नए चुनाव कराने हैं उसके सामने 2 बड़े मुसीबतें, 2 बड़े अड़ंगे भारत सरकार के सामने आ रही है। एक यही स्टेटहुड का दर्जा, राज्य का जो दर्जा हटाया गया उसको लेकर, और दूसरा परिसीमन को लेकर, डीलिमिटेशन को लेकर। दोनों महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। दोनों का जुड़ाव जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव से बहुत गहरा है, बहुत गहरा रिश्ता है। चुनाव होंगे, कब होंगे, देर से होंगे, जल्द होंगे, इन दोनों पहलुओं पर डिपेंड करता है। इसलिए आइए इन दोनों पहलुओं पर बात करते हैं। पहला हुआ राज्य के दर्जे का। तो 2019 में सरकार ने क्या किया कि जम्मू कश्मीर जो एक राज्य था उसके 2 टुकड़े कर दिए। लद्दाख को अलग यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया, जम्मू एंड कश्मीर को अलग यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया। अब कांग्रेस का कहना है कि उनका मुख्य एजेंडा यही है कि स्टेटहुड वापस दी जाए, जैसा कि उस समय केंद्र सरकार ने दावा किया था, वादा किया था। अब भी केंद्र सरकार ये वादा कर रही है कि वो चाहती है कि जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी से हटाकर राज्य का दर्जा दिया जाए। पी चिदम्बरम ने तो ट्वीट करके कह दिया कि 1947 में जब महाराजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर राज्य का विलय भारत में किया था, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी का विलय नहीं किया था। तो ऐसे में ये कश्मीरियत का सवाल है, ये कश्मीरी जनता की अस्मिता का सवाल है। वो कह रहे हैं स्टेटहुड है, हम स्टेटहुड की बात कर रहे हैं, हम रियल स्टेट की तरह आप जम्मू कश्मीर को ट्रीट मत कीजिए। तो कांग्रेस का एजेंडा ये है, दूसरी विपक्षी पार्टियों का भी एजेंडा ये है। अब ये एजेंडा क्यों है? क्योंकि यूनियन टेरिटरी के मुकाबले में एक जो पूरा राज्य होता है, संपूर्ण राज्य, उसके पास शक्तियां ज्यादा होती है, पावर ज्यादा होता है, कानून और व्यवस्था की स्थिति भी उसके पास होती है। पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी है, वहां भी विधानसभा है। दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, वहां भी विधानसभा है। लेकिन वहां आप देखते हैं कि किस तरह आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल स्टेटहुड की बात कर रहे हैं। ऐसे ही जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड की बात इसलिए भी की जा रही है कि ज्यादा पावर जो भी पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आएगी वो एंजॉय कर पाएगी, केंद्र पर उसकी निर्भरता कम होगी। और केंद्र शासित प्रदेश शब्द ही बताता है कि केंद्र द्वारा शासित प्रदेश वो नहीं रहेगा, वो खुद के द्वारा शासित प्रदेश हो जाएगा। तो एक बड़ी चीज ये है। दूसरा परिसीमन या डीलिमिटेशन। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी विधानसभा क्षेत्र को या किसी भी लोकसभा सीट को नए सिरे से निर्धारित करना। उसकी ज्योग्राफिकल बाउंड्री बदल जाती है, उसकी जनसंख्या का अनुपात, जनसंख्या कितनी है उसका आंकड़ा भी बढ़ जाता है। कुल मिलाकर भारत भर में ये एक्सरसाइज शुरू हुई थी डीलिमिटेशन की, जिसके अंदर जम्मू कश्मीर को और उत्तर पूर्व के राज्यों को तब छोड़ दिया गया था। बाकी कहा गया कि जो कुछ विधानसभा सीटें बड़ी हैं, कुछ छोटी हैं, तो एक औसत निकाल लिया गया कि हर विधानसभा सीट में 3.5-4 लाख वोटर हों या हर लोकसभा में 16-18 लाख वोटर हों। ऐसा कुछ मोटा मोटा निकाल दिया गया। अब जम्मू कश्मीर के लिहाज से ये चीज समझनी ज्यादा इसलिए जरूरी हो जाती है क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो ओरिजिनल विधानसभा थी उसमें कुल संख्या 87 की हुआ करती थी, जिसमें से 4 विधानसभा सीटें लद्दाख की होती थी, वो बाहर हो गया, अब 83 बच गई। इसके अलावा 24 सीटें खाली रहती थी, ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर वाली रहती थी, पाक के अधिकृत वाले, पाक के कब्जे वाले कश्मीर की रहती थी, जो पाकिस्तान ने जबरन कब्जा कर रखा है।
जहां भारत सरकार मानकर चलती है कि आज भी उनका ही दावा बनता है और कल को अगर ये हिस्सा भारत में आ जाएगा तो वहां विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे, तो उसके लिए 24 सीटें रखी गई। तो कुल मिलाकर इस तरह से 83 सीटें ऐसी, 4 सीटें लद्दाख की और 24 सीटें पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की होती थी। अब जो नया पुनर्गठन हुआ एक तरह से राज्य का, उसमें 107 सीटों से बढ़ाकर इनकी संख्या 114 सीट की कर दी गई। अब विपक्षी दलों को मेन डर ये है कि ये 7 सीटें किसके खाते में जाएंगी, जम्मू के खाते में, जम्मू रीजन या कश्मीर घाटी। ये बड़ा महत्व है क्योंकि जम्मू रीजन का मतलब है बीजेपी यानी हिंदुत्व, और कश्मीर घाटी का मतलब है मोटे तौर पर अल्पसंख्यकों की राजनीति, मुस्लिम बहुल इलाके, पीडीपी की राजनीति, नेशनल कॉन्फ्रेंस की करीब करीब 80-90% राजनीति, 10% राजनीति उनकी जम्मू कश्मीर क्षेत्र के उन इलाकों में भी चलती है जो मुस्लिम बहुल हैं और घाटी से जुड़े हुए हैं। कांग्रेस का जम्मू में भी ठीक उड़ रहा है और कश्मीर में भी ठीक उड़ रहा है, ये बात सबको स्वीकारनी चाहिए। तो कुल मिलाकर कहानी ये थी कि पहले घाटी, कश्मीर घाटी एक तरह से राज करती थी, क्योंकि 83 सीटों में से 46 सीटें कश्मीर घाटी की थी और 37 सीटें आती थी जम्मू की। और जम्मू में भी 37 में से 7-8 सीटें ऐसी हैं जो मुस्लिम बहुल कहलाती थी, तो यानी जम्मू की सीटें करीब करीब 28-29 के आसपास ही रह जाती थी, और घाटी की सीटें, कश्मीर घाटी की सीटें 46 से बढ़कर करीब करीब 52-54 तक हो जाती थी, ऐसा कहा जाता था। तो फायदा पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिल जाता था और बीजेपी को घाटा होता था। अब डीलिमिटेशन की कार्रवाई का विरोध पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लग रहा है कि उनका अब सत्ता में आना थोड़ा ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, कुछ ज्यादा उनको मेहनत करनी पड़ेगी, और इसी हिसाब से बीजेपी का सत्ता में आना थोड़ा आसान हो जाएगा। इसकी 1-2 वजह और भी हैं, क्योंकि डीलिमिटेशन के बाद एससी और एसटी के लिए भी सीटों का नए सिरे से निर्धारण किया जाएगा। अभी तक 80 सीटों का निर्धारण होता था, 7 एससी सीटें थी जो पूरी की पूरी जम्मू में आती थी। शेड्यूल्ड ट्राइब की, आदिवासियों की एक भी सीट नहीं थी। अब उन सीटों का भी निर्धारण होगा गुर्जर और बकरवालों के लिए। स्वाभाविक तौर पर गुर्जर बकरवालों के लिए कोई सीट, विधानसभा की सीटें कुछ आरक्षित होंगी, तो जिन्होंने सीटें आरक्षित की उनको का एहसान वो चुकाएंगे, ऐसा मोटे तौर पर माना जा रहा है। और ये डर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को सता रहा है, जिनके नेताओं का कहना है कि साहब हम डीलिमिटेशन के खिलाफ नहीं है, डीलिमिटेशन आप कीजिए, लेकिन डीलिमिटेशन जिस ढंग से किया जा रहा है वो असंवैधानिक है। वो कह रहे हैं कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 हटाने का हम लोग विरोध कर रहे हैं, मसला वहां चल रहा है, और सुप्रीम कोर्ट अगर संवैधानिक पीठ को यह मामला सौंप देता है तो फिर डीलिमिटेशन की सारी कार्रवाई असंवैधानिक हो जाएगी। ये वो बहाना बना रहे हैं, या बहाना भी नहीं बना रहे तो कम से कम डीलिमिटेशन से बचने के लिए ये तरीका निकाल रहे हैं, क्योंकि फिर मैंने आपको कहा कि ऐसी स्थिति में स्थितियां उल्टी हो जाएंगी। डीलिमिटेशन के बाद घाटी में सीटें कम हो जाएंगी और जम्मू रीजन में सीटें बढ़ जाएंगी। इसके अलावा नया प्रावधान कहता है कि राज्यपाल 2 महिला सदस्यों को नॉमिनेट करेंगे अपनी तरफ से विधानसभा में। स्वाभाविक है कि राज्यपाल किसको नॉमिनेट करेंगे, जो केंद्र सरकार चाहेगा, और जो नॉमिनेट होंगे वो केंद्र सरकार की मर्जी पर होंगे, तो विधानसभा के अंदर वो किसका साथ देंगे, उसी पार्टी का साथ देंगे जो केंद्र में भी सत्ता में रहे। साफ बात, इसमें कोई गणित नहीं है। तो मोटे तौर पर ये 2 मसले हैं जो अटके हुए हैं। अब आप कहेंगे कि कश्मीर में विधानसभा चुनाव में तो फिर पता नहीं कब होंगे, कब ये सारे कार्रवाई पूरी होगी, कब ये मसले सुलटेंगे नहीं सुलटेंगे। देखिए, केंद्र सरकार ने कह दिया हमारा एक ही एजेंडा है, हमारा एजेंडा है जनप्रतिनिधियों के हाथ में सत्ता सौंपना, जल्द से जल्द सत्ता सौंपना, और उसके लिए राष्ट्रपति शासन को जल्द से जल्द हटाना। मामला परिसीमन आयोग की रिपोर्ट के इंतजार का है। परिसीमन आयोग को अगले साल मार्च यानी 2022 मार्च तक अपनी रिपोर्ट देनी है। उससे पहले भी वो रिपोर्ट दे सकता है। एक बार रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट आने के बाद में जनप्रतिनिधियों और जनता के सामने उनको रखा जाएगा, जनता की शिकायतों के बारे में पूछा जाएगा, उनको क्या समस्या है, क्या प्रैक्टिकल दिक्कतें हैं उनके बारे में पूछा जाएगा। उसके हिसाब से कुछ संशोधन भी किए जा सकते हैं, नहीं भी किए जा सकते। उसके बाद मामला इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा। इलेक्शन कमीशन डीलिमिटेशन की रिपोर्ट के आधार पर नए सिरे से मतदाता सूचियों का निर्धारण करेगा। मतदाता सूचियों के निर्धारण में भी वक्त लगेगा। उसके बाद हो सकता है अगर मार्च में ये सब काम डीलिमिटेशन का पूरा हो जाए तो जून जुलाई तक
मतदाता सूचियों का भी काम पूरा हो सकता है और उसके बाद जुलाई अगस्त में वहां पर अगर सब कुछ सही रहा तो चुनाव जम्मू कश्मीर में कराए जा सकते हैं। हो सकता है संपूर्ण राज्य के दर्जा उससे पहले मिल जाए, हो सकता है संपूर्ण राज्य का दर्जा विधानसभा चुनाव पूरे होने के बाद जो भी पार्टी सत्ता में आती है कोई प्रस्ताव पारित करके केंद्र को भेजे, उसके बाद केंद्र दे या फिर केंद्र नहीं दे उसको टाल दे, ये अभी हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन परिसीमन आयोग के लिए भी काम आसान नहीं होगा, क्योंकि गुर्जर बकरवाल जो हैं पहाड़ी इलाकों में गर्मियों में चले जाते हैं, सर्दियों में नीचे उतर कर आते हैं, खाना बदोश नोमैडिक ट्राइब है, घूमते फिरते रहते हैं, कुछ जगह बस गए हैं, उनका निर्धारण कैसे होगा, एससी सीटों का नए सिरे से निर्धारण कैसे होगा। फिर जम्मू में जनसंख्या ज्यादा है, उसमें अगर सीटें बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं जनसंख्या के हिसाब से, कश्मीर घाटी पर्वतीय इलाका है, दुर्गम इलाके हैं, वहाँ बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ दूर दूर तक फैली हुई आबादी, छोटी छोटी है, छोटे छोटे गांव हैं, वहाँ सीटों की संख्या अपेक्षाकृत कम हो जाती है, तो उसमें एक मसला अटकेगा। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसमें मामला अभी तक फंसा हुआ है और केंद्र सरकार सभी पॉलिटिकल पार्टियों को बुलाकर सर्वदलीय बैठक बुलाकर इसीलिए इसका कोई समाधान निकालने की कोशिश कर रही है। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।